तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट किया था। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टर्म्स यूज्ड इन फंक्शन, जैसे कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज, इमेज। ठीक है। अच्छा, तो इसी का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर इस पे ही ज्यादा डिस्कशन है हम लोग का। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सारा चीज हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो एक बार ना लिख लेते हैं कि डोमेन का मतलब, लिखवाया है मैंने बट लाइन बाय लाइन एक बार लिख लो। ठीक है। डोमेन में लिखो ऑल पॉसिबल, शॉर्ट में लिखना, ज्यादा कुछ नहीं, ऑल पॉसिबल इनपुट। कोडोमेन में लिखो सेट ऑफ ऑल, इसमें भी सेट ऑफ लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट। रेंज में लिखना है एक्चुअल आउटपुट। प्री इमेज, इसमें लिखो इनपुट्स गिविंग ए स्पेसिफिक आउटपुट। फिर इमेज, आउटपुट of a specific input। Input value taken from domain, और आउटपुट में लिखो वैल्यू ऑब्टेन्ड। ठीक है। लिख लियो। चलो, अब एक एग्जांपल्स लेते हैं, ये सारा पॉइंट समझ लेंगे। लिखो 1 2 3 4, ए सेट में 1 2 3 4। बी में लिखो 10 20 और 30। ठीक है। एक फंक्शन है सच दैट a to b बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम लोग फंक्शन सेट निकालेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा। 1 इनपुट देने से कितना आएगा, 10। 2 देने से कितना आएगा, 20। 3 देने से कितना आएगा, 30। 4 देने से कितना है, हाँ। तो हम लोग का कितना आया, 1 10 2 20। अच्छा, 3 देने से आया है 30। अच्छा, एक, अच्छा ये ठीक है, ये और तो आएगा नहीं क्योंकि इधर है नहीं हम लोग का। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा लिख लेते, देखो मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, ये तो ठीक है जो लिखा है। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें F1 देने से, फंक्शन नहीं लिख रहा है, मान लो F1 देने से कितना आ रहा है, 10। ठीक है। F2 देने से आएगा 20, और F3 देने से भी सपोज 20 आ रहा है। ठीक है। और F4 देने से आएगा 30, अगर ऐसा आ रहा है। ठीक है। तो ये एक बार रहने दो, इसी से हम लोग समझेंगे, तब सारा टर्म समझ में आ जाएगा। इससे करने से फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये लिख लो, ये वाला लिख लो, वो हटा दो। f(1) 10, फंक्शन दिया नहीं है, जस्ट आउटपुट लिख दिया है मैंने। 20, 3 देने से 20 और 4 देने से 30। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो इसको अगर सेट फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, 1 10, है ना, 2
20 और 3 20 और 4 30। पहला बात है देखो ये फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट खुद को रिपीट नहीं किया है, सेकेंड एलिमेंट रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मैंने फंक्शन दिया नहीं। अब इसका हम लोग निकालेंगे पहले डोमेन, मतलब समझेंगे कि डोमेन क्या होता है इससे, ठीक है। तो देख लो डोमेन का मतलब मैंने क्या लिखवाया है, पहले देखो। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, ठीक है, इनपुट बोला है मैंने, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, तो इनपुट सेट कौन सा है हम लोग का, ए, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, पॉसिबल इनपुट मतलब क्या क्या इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास जो पहला, क्योंकि मुझे फंक्शन अगर ए टू बी बोला है तो ए मेरा क्या सेट हो जाएगा, इनपुट, और बी मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो ऑल पॉसिबल इनपुट में क्या क्या आ जाएगा, सेट ए होगा जिसमें 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन का देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, ठीक है। अब बोलो उसमें क्या लिखे, क्या सेट बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, 20 30 ऑल पॉसिबल आउटपुट, मतलब क्या क्या आउटपुट हो सकता है। तो ए टू बी में ए हमेशा इनपुट सेट और बी हमेशा आउटपुट सेट, ठीक है। तो पॉसिबल इनपुट 1 2 3 4 और पॉसिबल आउटपुट 10 23 पॉसिबल, ठीक है। बट रेंज का मतलब क्या है, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो अब रेंज क्या होगा बताओ, एक्चुअल आउटपुट, इसका मतलब क्या क्या आ जाएगा, 10 20 और 30, रिपीट तो अलाउ नहीं होता है सेट में, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, 10 20 30, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, ये चीजें हम लोग लास्ट दिन डिस्कस करके फिर शायद क्लास कंप्लीट किए थे, फिर से एक बार याद दिला दिया, और बाकी पॉइंट भी देख लेंगे कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन क्या रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा हो सकता है, नहीं, कैसे होगा, क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, एक्चुअल आउटपुट, तो आउटपुट कहाँ से आएगा, यही से आउटपुट आएगा। अब ये 10 20 30 सब आ सकता है, उससे कम आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कहाँ से आएगा, ज्यादा तो नहीं आ सकता, ठीक है। ये हो गया रेंज। अब लिखो इनपुट फोर्थ नंबर में, रेंज के बाद इनपुट ही था, प्री इमेज था, ठीक है, इनपुट लिखो फिर प्री इमेज पे लिखो। इनपुट, इनपुट का मतलब क्या लिखा है देखो, वैल्यू टेकन फ्रॉम डोमेन, डोमेन सेट से जो वैल्यू ले सकते हैं उसे ही हम लोग बोलेंगे इनपुट। तो यहाँ पर क्या क्या इनपुट है, 1 2 3 4 सभी को हम लोगों ने यूज किया है, देखो फंक्शन f(1) f(2) f(3) f(4), तो 1 2 3 4 ये सभी हम लोग का क्या हो जाएगा, इनपुट, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर में लिखो आउटपुट, उसको क्या लिखा है देखो, वैल्यू जो हमें मिलेगा फंक्शन अप्लाई करने के बाद, ठीक है। वैल्यू ऑब्टेन मतलब आफ्टर अप्लाइंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो है उसमें इनपुट डालने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटपुट, मतलब बेसिकली वही रेंज तो हुआ, ठीक है, वही तो रेंज हुआ। तो बोलो आउटपुट में क्या क्या आएगा, हाँ 10 20 और 30। अब लिखो इमेज, इमेज में क्या लिखा है देख लो, हाँ आउटपुट ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट कॉरेस्पॉन्डेंस टू अ पर्टिकुलर इनपुट, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर इनपुट, मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो आउटपुट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। जैसे हम लोग बोल सकते हैं f(3) का इमेज क्या है, देख के बोलो, f(3) का इमेज क्या है, 20, ठीक है। मतलब जैसे 1 देने से क्या मिलेगा, 10, 2 देने से क्या मिलेगा, 20, 3 देने से क्या मिलेगा, 20, 4 देने से क्या मिलेगा, 30। तो ये 10 20 30 ये सभी हम लोग का क्या है, इमेज है, यहाँ पर लिख देते हैं 10 20 30, ठीक है। तो ये क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट देने से स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब 20 जो है, ये एग्जाम्पल से क्या बोल सकते हैं, कौन इमेज हो गया? 20 जो है, 20 इज द इमेज ऑफ 3। 20 इज द इमेज ऑफ 3 का भी इमेज 20 है, एंड 2। अगर हम 2 लिखेंगे तो वो 2 भी दे सकते हैं, मतलब मुझे लिखना पड़ेगा f ऑफ 2 इक्वल टू 20, तब वो चीज लिखेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऐसे, 20 इज द इमेज ऑफ 3, और अगर ऐसा लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 इज द इमेज ऑफ 2, 2 इमेज ऑफ 2, ठीक है। फिर प्री इमेज बोलो, उसमें क्या लिखा है? हाँ, इनपुट दैट प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर आउटपुट, पर्टिकुलर आउटपुट, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग F2 दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 20, ठीक है। F3 देने पे क्या मिल रहा है, 20। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ 20 क्या है, प्री इमेज ऑफ 20 आर 2 एंड 3, 2,3 या 2 एंड 3 लिख सकते। देखो अब याद रहेगा क्या, थोड़ा थोड़ा क्या फर्क है वो देख लो, ठीक है। ये चीज ही लास्ट दिन बोला था। इसमें देखो, इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन का मतलब पॉसिबल इनपुट सारा ही हम लोग का क्या हो सकता है, डोमेन हो सकता है। अब डोमेन कैसे समझेंगे, जैसे कोई सेट दे दिया, सेट जैसे यहाँ पर सेट A to B, तो इसमें डोमेन सेट कौन सा, ए, और कोडोमेन कौन सा, बी। लेकिन जरूरी नहीं है कि बी में जो कोडोमेन में जो भी डेटा है वो सारा हम लोग का रेंज या आउटपुट हो, ठीक है। देखो नीचे, लिखे हो? देखो इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन का मतलब सारा पॉसिबल इनपुट, कोडोमेन का मतलब सारा पॉसिबल आउटपुट। पॉसिबल मतलब अब वो हमारा इनपुट हो, देखो जैसे आउटपुट होगा कि नहीं होगा वो रेंज से पता चल जाएगा कि 10, 20, 30, ठीक है। तो अब जैसे कि लास्ट क्लास एक एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, वहां पर हम लोग का एक था ना, देखो इसका कोई 30 जो है ये हमारे रेंज में नहीं आया था, ठीक है। तो पॉसिबल आउटपुट क्या क्या था, 3, 16, 15, 21, 27, 30, ये सब आउटपुट हो सकता है। बट उसमें से हुआ क्या, 3 से लेके 27, 30 नहीं हुआ, तो वो हम लोग का क्या हो गया, रेंज। और ऑल पॉसिबल आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और पॉसिबल इनपुट को क्या बोलेंगे, डोमेन। रेंज का मतलब एक्चुअली जो आउटपुट होगा। प्री इमेज का मतलब अगर कोई इनपुट है जिसका एक स्पेसिफिक आउटपुट है तो ही वो प्री इमेज होगा। जैसे मान लो कोई एक इनपुट है जिसका कोई आउटपुट नहीं है, तो फिर वो हम लोग का प्री इमेज नहीं होगा। बट वो इनपुट हो सकता है, इनपुट सेट के अंदर ऐसा कोई डेटा है जिसका कोई आउटपुट नहीं जनरेट हुआ, तो फिर वो प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। इमेज का मतलब क्या हो गया, जिसका कोई स्पेसिफिक इनपुट होगा
ऐसा कोई आउटपुट को हम लोग इमेज बोलेंगे। तो इसका मतलब इमेज और रेंज लगभग लगभग सेम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इमेज और रेंज सेम ही होगा, क्योंकि उसमें भी वही है पॉसिबल आउटपुट। तो आउटपुट ऐसा जिसका कोई इनपुट होगा, ये बोला है। और इनपुट का मतलब डोमेन से जो भी लेंगे वो इनपुट होगा। अब जरूरी नहीं है सारा इनपुट हम लोग ले, और जो हमें और वैल्यू मिलेगा फंक्शन में अप्लाई करने पे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये छोटा छोटा डिफरेंस हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या फर्क है। अच्छा, और एक चीज भी हम लोगों ने देखा था, ये लिखा था क्या, रेंज और कोडोमेन कब इक्वल होगा, और रेंज कब सबसेट होगा कोडोमेन का। तो सबसेट कब होगा, अब समझ में आ गया होगा। ऑल पॉसिबल सेट ऑफ आउटपुट होता है कोडोमेन। अब उसी में से कुछ हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है, जो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेंज। तो रेंज जो है पॉसिबल आउटपुट से कम हो सकता है या उससे बराबर, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो रेंज कोडोमेन का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है, या कोडोमेन के साथ इक्वल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल किया था हम लोगों ने 2579, हाँ ये वाला ही लास्ट किया था, ठीक है। अच्छा, अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है, बेस्ड ऑन मैपिंग, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। मैपिंग के ऊपर बेस्ड करके दो तरीके का होता है फंक्शन, बोलो क्या क्या था ना, তার মধ্যে একটা তো ফাংশন নয়। 1 to 1 फंक्शन होता है, और मेनी टू वन। 1 to many नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन रेंज, रेंज के ऊपर बेस करके दो तरीके का फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। और एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है बाइजेक्शन फंक्शन। लिखो। अब लिखना है 1 to 1 फंक्शन का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ रहेगा तो ही समझ पाओगे। हम्म, लेट एफ सच दैट, एफ मतलब हम लोग का हो गया फंक्शन, सच दैट ए टू बी। इसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन सेट बन रहा है उसमें दो सेट हो रहा है, एक ए और एक बी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी होगा, तभी ए टू बी लिखा हुआ है। इफ BIJECTION, बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। BIJECTION, मैं एक बार देख लेती हूँ, मैंने सही लिखा है। इनवर्स, BIJECTION, if different elements in A have different images in B,
then f is said to be a 1 1 या फिर 1 to 1 जो भी लिख सकते हो फंक्शन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका और एक नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन, INJECTIVE, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन और मैपिंग। तो ये तो पता ही हम लोग को कि अगर डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, तभी तो 1 1 हुआ था, ठीक है, तभी तो 1 1 हुआ था कि इस इनपुट का एक डिस्टिंक्ट आउटपुट, हर एक इनपुट का डिस्टिंक्ट आउटपुट होगा, ठीक है। और इनपुट भी डिस्टिंक्ट, इनपुट तो डिस्टिंक्ट होना ही चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। और आउटपुट भी क्या होगा, सब अलग अलग होगा, तभी हम लोग उसे 1 1 फंक्शन बोलते हैं या फिर उसे इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखो मेनी वन फंक्शन या मेनी टू वन फंक्शन, जो लिखना चाहो। लेट एफ सच दैट ए टू बी इफ टू और more element in A have common image in B, then F is said to be many to one function। लिखो। देखो इसमें क्या लिखा है, मेनी टू वन में क्या था कि इनपुट अलग अलग होगा, लेकिन एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिया ना कि F2 से भी 20 था, F3 से भी 20 था, ठीक है। तो if such that A to B if two or more element in A have common image, टू और मोर एलिमेंट, जैसे F2 में भी 20 था और F3 में भी 20 था, ठीक है। तो ए सेट में क्या क्या होगा, 2 और 3 इनपुट, तो वही बोला है कि दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स जो कि ए में है उसका कॉमन इमेज है, ये कॉमन इमेज है। इमेज का मतलब क्या, फंक्शन में डालने से जो हमें, नहीं उसे तो आउटपुट बोलते हैं, इमेज का मतलब क्या लिखा था, जिसका कोई पर्टिकुलर इनपुट होगा, ठीक है। मतलब वही बेसिकली आउटपुट या रेंज ही होता है, बट अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब 20 का एक इनपुट है, 20 का एक इनपुट 3 है, ठीक है। तो कॉमन इमेज है इन बी, देन एफ इज सेड टू बी मेनी टू वन फंक्शन। मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा इनपुट का एक ही आउटपुट है, या फिर एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है, ठीक है, क्योंकि 20 का दो इनपुट, एक 2 और एक 3, ठीक है। अब लिखो ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये लिख लिया 1 to 1, ये पहले भी सीखा था बट अभी अलग अलग सीखेंगे क्योंकि इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, इसीलिए लिखा दिया। ऑन टू फंक्शन इनटू, ये पहले कभी नहीं किया है, ये अभी हम लोग आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, लिखो। ऑन टू फंक्शन में लिखो लेट एफ सच दैट ए to B if every element in, if every element in B has at least one image in A, then F is onto function and
also called surjective function. surjective, surjective function. Here range इक्वल कोडोमेन होगा. लिख लो, समझा रहे थे. देखो यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन जो है ए टू बी है, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए. इसका मतलब है कि बी सेट में जो भी एलिमेंट है उसका कम से कम क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज ए में होना ही चाहिए. देन एफ इज ऑन टू फंक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन. और इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होता है. तो लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था कि रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, ये वाला देखो. तो इसमें हम लोग को वो एक डेफिनेशन में क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट इन बी, बी में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज. तो फिर 4 का प्री इमेज क्या है, 2. ये देखो ना, ये 2 से 4 आया था, ठीक है. ये देखो, ये फंक्शन 2x था, तो 4 का प्री इमेज क्या है, 2. 10 का प्री इमेज क्या है, 5. 14 का प्री इमेज क्या है, 7. 18 का प्री इमेज क्या है, 9. तो एवरी एलिमेंट इन बी एटलीस्ट वन प्री इमेज. क्यों बोला है पता है, क्योंकि हो सकता है कि 2 से 4 भी आ रहा है और 2 से, अगर ऐसा हो गया तब तो फिर तब फंक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट खुद को रिपीट करने से फंक्शन नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर बोला है देखो कि इन बी एटलीस्ट वन प्री इमेज इन, हाँ, तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. एटलीस्ट वन प्री इमेज का मतलब 4 का कोई ना कोई प्री इमेज होना ही चाहिए, ठीक है. 10 का कोई ना कोई प्री इमेज होना ही चाहिए. बोलो, एक से ज्यादा होने से फंक्शन नहीं होगा. जैसे अगर एक से ज्यादा, जैसे 2 4 हो गया और 2 6 2 14 भी हो गया मान लो, या 2 10 हो गया, तो फिर वो तो फंक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जैसे खुद को रिपीट कर देगा तब तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है. तो एक से ज्यादा हुआ तो नहीं होगा, एक लेकिन होना ही चाहिए. लेकिन मान लो इस 4 का यहाँ 2 था नहीं, ठीक है, इस 4 का कोई प्री इमेज नहीं था, तब वो फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे. उस रेस्पेक्ट में ये वाला बात बोला गया कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज होना ही चाहिए, ठीक है, तब हम लोग उसे ऑन टू फंक्शन. इसमें भी देखो सभी का एक प्री इमेज है. जैसे 10 का प्री इमेज मैंने क्या ले रखा है, 1. अच्छा, 20 का प्री इमेज क्या है, 2 भी है, 3 भी है, और 30 का प्री इमेज मैंने क्या मान रखा है, 4. तो फिर ये वाला भी क्या फंक्शन हो गया, फंक्शन, ठीक है. तो समझ में आया ऑन टू फंक्शन क्या होगा. अच्छा, अब इसके बाद ऑन टू के बाद लिखो इन टू. अच्छा, ऐसे केस में लेकिन रेंज और कोडोमेन बराबर होगा हमेशा ऑन टू में. क्यों होगा देखो, वो भी समझो, वो पॉइंट तो बोला ही नहीं. रेंज और कोडोमेन क्यों बराबर होगा, जैसे इसमें देखो रेंज और कोडोमेन बराबर था. अब कोडोमेन का मतलब ये है, पूरा ये सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है. अच्छा, रेंज का मतलब जो एक्चुअल आउटपुट है, तो हम लोग का एक्चुअल आउटपुट क्या आया था फंक्शन में, ये वाला, ठीक है. तो अगर हर एक आउटपुट का, या फिर हम लोग बोले हर एक कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट, सबका अगर एक प्री इमेज है, तो इसका मतलब सारे इनपुट को फंक्शन में देने से इसी में से कोई ना कोई आउटपुट आ रहा हो, ठीक है. तो फिर इसमें हमेशा क्या होगा, रेंज ऑफ कोडोमेन बराबर. कोई भी ऐसा कोडोमेन में डेटा नहीं होगा, ये एलिमेंट नहीं होगा जो रेंज में नहीं आ रहा है. मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट अगर होता है, तभी तो रेंज और कोडोमेन क्या होगा, बराबर. और अगर सभी का एक करके प्री इमेज है, तो फिर इसका मतलब रेंज और ऑन टू हुआ, और ऑन टू होने से रेंज और कोडोमेन बराबर होगा ही होगा, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद लिखो ऑन टू के बाद इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन, let f such that a to b, if
even one element in B, even one element in B codomain is not having any pre-image in A, मतलब set A, in A, then F is said to be into into function. In other words, if even one single in codomain set फुल स्टॉप दे दो, रेंज सबसेट कोडोमेन। बताते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है देखो कि अगर एफ ऐसा एक फंक्शन है जो कि ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी करके आया है, ठीक है, इफ इवन वन एलिमेंट इन बी जो कि एक कोडोमेन सेट होता है इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन ए, मतलब बी में ऐसा कोई कोडोमेन, बी जो कोडोमेन सेट है इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला जहां पर सबसेट हुआ था, ये वाला देख, ये देखो, ये कोडोमेन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसका 30 का क्या नहीं था, कोई इनपुट नहीं था, तभी तो उसका लिंक नहीं हुआ। देखो ना, वन वन देने पे 3 आया था, 3x है ना, 1 देने से 3 आया था, 2 देने से 6, 5 देने से 15, 7 देने से 21, 9 देने से 27, और कोई इनपुट डेटा हम लोग का था नहीं, मतलब डोमेन कुछ नहीं था। तो इसका मतलब देखो, तो एक एलिमेंट ऐसा है बी में जिसका नाम क्या है 30, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, कहां पर नहीं है, ए में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या फंक्शन बोलेंगे, इनटू फंक्शन। इसके अलावा हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि कोडोमेन सेट में एक सिंगल रह जाएगा, कम से कम एक सिंगल रह जाएगा, ठीक है, बाकी सबका जोड़ी होगा, कोई एक सिंगल अगर रह जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में हमें हम लोग का रेंज जो है वो सबसेट ही होगा कोडोमेन का, क्योंकि अगर एक सिंगल रह जाएगा तो फिर सबसेट ही इक्वल कैसे होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक रेंज है, ये नहीं है, तो फिर ये सबसेट हो, ठीक है। পুরোটা যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে আর তখন ইনটু থাকলো না, তখন হয়ে গেল অনটু। अच्छा, इसका मतलब अगर हम लोग समरी कर ले तो फिर ऐसा नहीं होगा, ऑन टू को आसानी से याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे और इन टू को क्या याद रखेंगे, तो ऑन टू का क्या हो जाएगा, ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, वन प्री इमेज होना चाहिए, और यहां पर हमेशा क्या होता है, रेंज कोडोमेन, और इसमें क्या हो जाएगा, एक जन सिंगल रह जाएगा, ठीक है, तो एक का जोड़ीदार नहीं, यहाँ सबका कोई ना कोई जोड़ीदार होगा, ठीक है, यहाँ कोई सिंगल नहीं है, और यहाँ पर एक जन सिंगल एटलीस्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, इसका मतलब एक सिंगल रह जाएगा, तो रेंज और कोडोमेन तो इक्वल हो नहीं सकता है, सब सब सेट हो जाएगा।
अच्छा, ऑन टू इंटू वन वन मेनी टू वन ये हम लोगों ने देखा। अब होगा जो है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? ये कुछ अलग नहीं पढ़ना है हमें। वन टू वन, या फिर जिसका और एक नाम आज हम लोगों ने क्या देखा, इंजेक्टिव, प्लस ऑन टू, और इसको क्या लिखा हम लोगों ने, सर्जेक्टिव। ये दोनों मिलाने से क्या होता है, बाइजेक्टिव। जिस फंक्शन में ये दोनों फंक्शन का फीचर्स होगा। वन टू वन का मतलब क्या था, पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट। ठीक है, और ऑन टू का मतलब क्या था, ये देखो अभी याद रखा है, ऑन टू का मतलब सबका जोड़ीदार है, कोई अकेला नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन का मतलब कोडोमेन सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका एक प्री इमेज होगा। ठीक है, तो फिर ये दोनों चीज मिलने से क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। ये दोनों चीज देखो, वन टू वन फंक्शन खुद सर्जेक्टिव होता है, सोच के देखो। वन टू वन फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि मेरा इधर है वन टू थ्री, और इधर आउटपुट है मान लो फोर सेवन नाइन। ये वन के लिए फोर, टू के लिए सेवन, तो फिर ये यहाँ पर वन ही रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर ये हो रहा है, ये दोनों चीज अगर है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो इसमें लिखो ए वन टू वन and on to function is said to be bijective and also called one to one correspondence। इसका और एक नाम, ठीक है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी इसे बोला जाता है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, तुम लोग को बताना है कि क्या फंक्शन है। ए 2 5 7 11, बी 8 20 28 44 और 48, एफ ऑफ एक्स 4x। ठीक है, अच्छा पहले फंक्शन सेट बना लो। फंक्शन सेट में क्या क्या आएगा बोलो। टू लिखने से 8, ठीक है, 5 20 11 40, ठीक है, ये बन गया। अब क्या फंक्शन है, क्या क्या बताना है, तो देखो जो भी सीखे हो अभी हम लोगों ने देखा कि तीन तरीके से। बाइजेक्टिव छोड़ दो, वो जरूरी नहीं है। तुम लोग को ये बताना है मैपिंग के हिसाब से क्या है, मतलब ऑन टू या सॉरी वन वन या मेनी टू वन, और रेंज के हिसाब से ऑन टू है या इन टू है। ठीक है, हाँ सही आंसर। देखो सबको समझ में आया, पहले बोलो ये वन वन है कि मेनी टू वन है, वन वन। ठीक है, ये है वन टू वन। क्यों, क्योंकि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट। जैसे टू के लिए 8 है, टू के लिए और कुछ है नहीं, वैसे टू के लिए कुछ और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फंक्शन होगा नहीं। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 8 के लिए टू ही है और कुछ नहीं है। तो इसको अगर तुम लोग मैपिंग करोगे तो देखना, डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट हो गया या दिख भी रहा है। ठीक है, तो फिर ये हम लोग का क्या हो गया, वन वन। ठीक है, ये हो गया मैपिंग के हिसाब से। रेंज के हिसाब से, तो रेंज के हिसाब से हम लोगों ने देखा था दो चीज की, मेरा जितना भी बी सेट में है, मतलब सारे पॉसिबल आउटपुट क्या मेरा रेंज बन रहा है, 8 20 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल रह जा रहा है, तो अगर सिंगल रह गया तो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। सिंगल रह गया तो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। और जैसे ही सिंगल रह गया तो रेंज क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो कोडोमेन में क्या है, 8 20 28 44 48, और रेंज में क्या क्या आ जाएगा, 8 20 28 और 44। बोलो ये बात समझ में आए। ठीक है, अच्छा देखो वन टू वन क्यों है, ये देखो ऐसे ड्रॉ कर लो समझ जाओगे। 2 5 7 11, ठीक है, 8
20, 28, 44, 48। अब देख लो, खुद से भी करके देख सकते हैं हम लोग। ये देखो, 2 के लिए 8, 5 के लिए 7, के लिए 28, 11 के लिए 44। तो देखो, डिस्टिंक्ट इनपुट डिस्टिंक्ट आउटपुट, इसीलिए 1 to 1। इनटू फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एक सिंगल रह गया, ठीक है, इसलिए इनटू। और रेंज और कोडोमेन, तो ये पूरा कोडोमेन है और यहां से यहां तक रेंज है, तो हुआ सबसेट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल। ए 6, 8, 14 और 10। बी 3, 7, 5 और 4, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है x/2। तो पहले एफ फंक्शन में क्या क्या आएगा वो लिख। 6 देने से 3 आएगा, ठीक है। 8 देने से 4 आ जाएगा। 14 देने से 7 आएगा। 10, 5। 10 देने से 5 आ जाएगा। अच्छा, तो देखो 1 to 1 हो रहा है कि नहीं, पहले देखो सब कोई देख लो 1 to 1 होगा कि नहीं। तो अगर हम लोग ऐसे करके इसमें बनाते हैं, तो इसमें इनपुट में क्या क्या लिखेंगे? 6, 8, 14 और 10। जब ड्रॉ करते हैं तो सेट ए बी देख के करना होता है, 3, 7, 5 और 4, ठीक है। तो अब देखो, 6 देने पे क्या मिला? 3, ठीक है। 8 देने पे क्या मिला? 4। 4 नीचे लिखा है मैंने। 8 देने पे मिला 4। 14 देने पे क्या मिला? 7। 10 देने पे क्या मिला? 5, ठीक है। तो देखो, हर एक इनपुट का एक अलग आउटपुट है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 1 to 1, ठीक है। अच्छा, अब बताना है इनटू है कि ऑन टू है। तो अब देखो, क्या कोई सिंगल रह गया? कोई सिंगल नहीं रहा, तो फिर ये क्या हो गया? ऑन टू। कोई सिंगल नहीं रहा तो ऑन टू हो गया, और ऑन टू होने से रेंज इक्वल टू हो गया हम लोग का कोडोमेन। क्योंकि कोडोमेन में क्या क्या है? कोडोमेन में है 3, 7, 5, 4, और रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट भी क्या आया? 3, 4, 7, 5। चाहे वो ऑर्डर इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग का सेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, तभी तो हो जाएगा। एग्जाम्पल 3। ए, इसमें लिखो -2, -1, 0, 1 और 2। बी में लिखो 0, 1, 2, 4। एफ ऑफ एक्स है एक्स का स्क्वायर। तो बोलो एफ में क्या क्या आ जाएगा? -2 देने से 4 आएगा, ठीक है। -1 देने से 1 आ जाएगा। 0 देने से 0 आ जाएगा। 1, 1। 2 देने से 4 आएगा, ठीक है। मेनी टू 1। अच्छा, और ऑन टू इनटू में बोलो। ऑन टू हो गए। अच्छा, और ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे। 0, 1, 2 ये देख के लिख रहे हैं, ठीक है। 0, 1। -1। भूल बोल रही है। माइनस -2 देने से 4, ठीक है। -1 देने से 1। 0 देने पे 0। अच्छा, 1 देने पे 1 और 2 देने से 4, ठीक है। तो अब देखो, क्या डिस्टिंक्ट इनपुट का डिस्टिंक्ट आउटपुट है? नहीं, क्योंकि देखो 1 से भी 1 आया, -1 से भी 1 आया, 2 से 4 आया, -2 से 4 आया, तो 1, 1 तो नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ? ये मेनी टू 1, ठीक है। 1, 1 तो नहीं हुआ, तो मेनी टू 1 हो गया। अब ऑन टू इन टू में, तो ऑन टू का मतलब जब कोई सिंगल, हाँ,
और सिंगल रह गया, कौन सिंगल रह गया? टू। टू सिंगल कौन रह गया? टू रह गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इनटू। और अगर सिंगल रह गया तो रेंज क्या हो जाएगा? सबसेट हो गया, क्योंकि देखो जब एक्चुअल आउटपुट आया तो मेरा क्या आया? 0 1 और 4, लेकिन कोडोमेन में क्या क्या था? 0 1 2 4। तो रेंज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? कोडोमेन। देखो ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि ये दो चार जो एग्जांपल्स है करने से एग्जाम टाइम में ये देख के जाने से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कैसे करके याद रखना है कि कौन सा फंक्शन का मतलब क्या होगा। और एक लिखते हैं, -2 -1, 0 1 और 2। बी में लिखो 1 4 और 0। एफ ऑफ एक्स का है एक्स का स्क्वेयर। अब ये बोलो, -2 देने से क्या मिलेगा? 4। -1 का 1, ठीक है। 0 0 1 1 2 4। ठीक हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 1 2 -1 -2, और इधर लिखेंगे 1 4 और 0। अब मैपिंग करो। 0 -2 देने से 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, -1 देने से 1। अच्छा, 1 देने पे 1। तो देखो जब 1 देने पे 1 हो गया तो 1 1 दिमाग से निकाल दो, मतलब 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो यहाँ मैपिंग में ये जो दिखा ना, उसी से क्लियर हो जाएगा मेनी टू 1, ठीक है। अब ऑन टू इनटू चेक करना है। अच्छा, 0 से 0, ठीक है। और 1 से 1 वो कर दिया था। अच्छा, 2 से, अब देखो कोई अकेला नहीं रहा, सबका जोड़ीदार है। मतलब ये जो कोडोमेन सेट है सबका जोड़ीदार है। अगर सबका जोड़ी है तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑन टू, ठीक है। अच्छा, तो अगर जोड़ी है तो कोडोमेन में जो है वो सभी मेरा एक्चुअल आउटपुट हुआ, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोडोमेन। ठीक है, अब याद रहेगा क्या मेनी टू वन है, क्या 1 to 1 है। रेंज कोडोमेन कब इक्वल होता है? रेंज और कोडोमेन कब आपस में सबसेट होगा? ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन लिखो, इफ इन ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ इमेज remain remains constant for any value of pre image। सपोज कि एफ ऑफ एक्स है 20, ये फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि एफ ऑफ 1 कितना होगा बताओ, एफ ऑफ -2 कितना होगा बताओ, बताओ कितना होगा। क्योंकि देखो 1 तो इनपुट है, इनपुट कहाँ पर पुट होता है? एक्स के जगह पे पुट होता है, तो मेरे इस फंक्शन में एक्स के जगह पे क्या है? 1 आ जाएगा। तो इधर तो एक देखो, दोनों साइड हम लोग एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, बट इधर तो एक्स का वैल्यू पुट करने के लिए एक्स रिलेटेड फंक्शन है ही नहीं। तो फिर 1 दोगे तो भी कितना आएगा? -2 दोगे तो भी 20 आएगा। दुनिया का कोई भी इनपुट दे दो, इसमें आंसर क्या आने वाला है? 20 आएगा। तो बोल रहा है इफ इन ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ इमेज, इमेज का मतलब क्या था? इमेज का मतलब था जब किसी
हाँ स्पेसिफिक इनपुट रहेगा, तो इसका मतलब 20 का एक स्पेसिफिक इनपुट है, जैसे कि 1 है, कभी -2 है, या कुछ और दे दो, बट वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इमेज जो है 20 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ 3 इमेज, चाहे वो 1 हो चाहे वो -2 हो। मतलब ये, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट, सेम आउटपुट रहेगा। कोई भी इनपुट दे दो, आउटपुट हम लोग का क्या रहेगा, सेम है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन होगा बोल सकते हो, 1 to 1 होगा कि मेनी टू 1? मेनी टू 1 होगा, क्योंकि ए इनपुट जो है वो मेरा क्या है, चेंज होगा, वो तो होना ही चाहिए तभी फंक्शन होगा, लेकिन आउटपुट क्या है मेरा, फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा, मेनी टू 1, हमेशा होगा मेनी टू 1 फंक्शन। फिर लिखो इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, two functions f and g are said to be equal if f equal g, if they have same domain, डोमेन का मतलब आउटपुट, कोडोमेन का मतलब, ओ सॉरी, डोमेन का मतलब इनपुट, हाँ मैंने गलत बता दिया, डोमेन का मतलब ऑल इनपुट सेट, ऑल पॉसिबल इनपुट। They satisfy the condition f of x equal g of x for all x। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिखा इधर का एग्जाम्पल, इसमें डोमेन सेट कौन सा है, इसमें डोमेन सेट कौन सा है? हाँ, पहला वाला ही डोमेन सेट होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर इक्वल फंक्शन हुआ तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या लिखा है, दे हैव द सेम डोमेन, इसका मतलब ए इक्वल क्या होना चाहिए, पी। अगर ये हुआ तो हम लोग का इक्वल फंक्शन होगा, क्योंकि ये पॉइंट 2 में वही लिखा हुआ है कि दोनों अगर सेम डोमेन शेयर कर रहे हैं तो फिर इक्वल फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स है 2x, ठीक है, तो एफ ऑफ 4 कितना होगा बोलो, 8। ठीक है, और एफ ऑफ -2 कितना होगा, -8 ना -4, -4 होगा। ठीक है, अच्छा, अब g ऑफ x ये फंक्शन है 8x/4। ठीक है, अब इसमें तुम लोग निकालो g ऑफ 4 और g ऑफ -2 कितना होगा। 8 × 4/4 यानी 8, 8 × -2/4 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, तो अब देखो इसमें डोमेन में क्या क्या है, डोमेन में ये
4 और -2, क्योंकि ऑल पॉसिबल इनपुट को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डोमेन क्या क्या है? 4 और -2, तो देखो सेम डोमेन हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो जी ऑफ एक्स के साथ बराबर होना चाहिए, चाहे हम एक्स कुछ भी दे, है ना। तो यहाँ पर एक्स हम लोगों ने क्या दिया है, 4 और -2, तो 4 और -2 देने पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 देने से कितना आया, और जी ऑफ एक्स का भी 4 देने से कितना आया, 8, ठीक है। और एफ ऑफ ए -2 देने से कितना आया, -4, और जी ऑफ -2 देने से कितना आया, -4। तो वही देखो 3 पॉइंट वही लिखा हुआ। ठीक है, तब इक्वल फंक्शन समझ में, इक्वल फंक्शन में एफ और जी दो फंक्शन अगर है, दोनों इक्वल तब होगा अगर दोनों का डोमेन सेम है, और कोई भी एक्स ले लो, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स इनपुट कुछ भी लो दोनों फंक्शन में, आउटपुट दोनों क्या देगा, सेम देगा, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन मैंने तुम लोग को करवाया था, ठीक है, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन दे रहे, वो करके दिखाओ। कॉम्पोजिट फंक्शन याद है, कैसे वाले फंक्शन को कॉम्पोजिट फंक्शन बोला हुआ था, याद ही नहीं है। दो फंक्शन जब एक साथ होगा, ये देखो, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है 2x+3, ठीक है, मैंने बोला एफ ऑफ 2 निकालो, निकाल के बोलो पहले एफ ऑफ 2 कितना है, ठीक है। तो 2 × 2 + 3 7, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ ए निकाल के बताओ, ए, एक्स के जगह क्या इनपुट दोगे, ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a + 3, और अगर मैंने बोला एफ ऑफ 5a, तो बोलो कितना आ रहा है, हाँ, 2 × 5a + 3, मतलब 10a + 3, ठीक है। अच्छा, अब g ऑफ x है सपोज 3x, अब बोलो एफ g ऑफ 4 कितना होगा, 12, 3 × 4 12, g ऑफ a कितना होगा, a 3 × a 3a, ठीक है। अच्छा, g ऑफ 3a कितना होगा, 9। तो अगर ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्पोजिट या कंबाइन फंक्शन, ठीक है। तो अगर इसी फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 2x + 3 और जी ऑफ एक्स अगर 3x है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आएगा, ये बताओ, ये कैलकुलेट करके बताओ, मतलब ये दो फंक्शन है, ये तो इनपुट छोड़ो ऐसे ही करवा दिया, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स है 2x + 3, जी ऑफ एक्स है 3x, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये सिखाया हुआ है, कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो जेगलो दे। अगर एफ ऑफ एक्स है 2x + 3, जी ऑफ एक्स है 3x, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा।
याद तो है ना कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ता, नहीं याद है तो कॉपी में देख के करो कम से कम, देखो कहाँ लिखा है। हम्म। और उल्टा भी निकालो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम्म। हम्म। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब हम लोग को एफ वाला फंक्शन लेना चाहिए। एफ फंक्शन क्या है, 2x+3। तो अगर हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं जी ऑफ एक्स, तो इधर भी मुझे इनपुट क्या देना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3x। तो ये हो जाएगा 6x+3। और इधर का जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो जी फंक्शन लेना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स हो गया ना, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3x। तो इनपुट दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो इधर भी इनपुट क्या देंगे, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x+3। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x+9। अच्छा, और एक क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एक्स इसी का है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल 7x+5, जी ऑफ एक्स x² + 1, दोनों ही निकालना है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स। हम्म। हाँ, 7x² + 12 है, ठीक है। (49x + 70x + 26) 70x भी आ +26। देखो पहले ये देखो कि एफ ऑफ जी इसको कैसे लिखते हैं। इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स इनपुट हो गया, एफ क्या हो गया, फंक्शन। तो एफ फंक्शन क्या है, 7x + 5, ठीक है। अब एफ फंक्शन में क्या इनपुट देने बोला है, जी एक्स, तो दोनों साइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी देंगे, इधर भी देना पड़ेगा। अच्छा, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे देगा,
कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और ये 5। तो अब ये मल्टीप्लाई कर दो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 7x, हाँ, प्लस 12। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये वाला भी करना है। जी ऑफ एफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जी एक्स हो गया। तो जी एक्स का फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब दोनों साइड हमें इनपुट एफ ऑफ एक्स देना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एफ ऑफ एक्स का क्या है, होल स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि एक्स का होल स्क्वायर है तो इनपुट का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 7x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस 1 जैसा था वैसा। तो 49x स्क्वायर 25 70x प्लस 1, तो 49x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 26। तुम लोग सिर्फ 5 का स्क्वायर कर दिए हो 7x का, इसीलिए गलत हुआ है, क्योंकि वो होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा जो याद रखते हो वैसे ही रख लो। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे कैसे हमें क्वेश्चन में दे सकता है, ऐसे दे सकता है। इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे करके लिख सकता है। और इसका ही मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर ऐसा हो सकता है जी ऐसे और एफ। तो इसका मतलब हो गया जी, ये और ये सब सेम बात है। ठीक है, चाहे जिस भी तरीके से हमें डिनोट करके दे, ये इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब जैसा भी देगा इसका मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन ही हमें करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, अब लिखो इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, if a function f is defined from a to b such that for pre-image x value of function, for pre-image x value of function is f of x or y. Now if all make function defined from b to a, defined from b to a, such that f of y gives x। लिखो, समझा देंगे। Then this another function is inverse of f, denoted by f inverse।
मतलब f to the power -1, it is applicable only for bijection function. ये समझाएंगे। इसके बाद एक लाइन लिखना है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। स्टेप 1, राइट फंक्शन in the form of y. Step 2, find value of x from equation in step 1. Step 3, interchange x and y. Interchange how to find inverse function. Step 2, find value of x from equation in step 1. Interchange x and y. लिख लो, फिर एग्जाम्पल से दोनों पॉइंट समझ लेंगे, दोनों ही इनवर्स फंक्शन के लिए। हो गया लिखना है। सबसे पहले कैसे करके इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एक फंक्शन f of x 3x + 1। तो देखो स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। इन द फॉर्म ऑफ y। तो f of x को क्या लिखने बोला है, y लिखने बोला है। ठीक है, वैसे भी f of x क्या होता है, y होता है। क्यों होता है, क्योंकि f of x क्या है, y आउटपुट है, तो जो इनपुट देंगे उसके हिसाब से आउटपुट आता है। ठीक है, तो f of x को हम लोग y बोलते हैं। तो ये लिख दिया, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में बोला है सिर्फ इतना ही कि फंक्शन को y फॉर्म में लिखो, अगर लिखा हुआ नहीं है, और अगर लिखा हुआ है तो नहीं लिखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है x का वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन इन स्टेप 1। तो x कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो इधर 3x + 1 इक्वल क्या लिखोगे, y। 3x इक्वल टू क्या लिखोगे, y - 1। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, y - 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। तो स्टेप 2 कंप्लीट करो। फिर बोला है इंटरचेंज करना है x और y को, मतलब x को y लिखो, y को x लिखो। तो क्या लिखोगे, 3। ठीक है, तो x को y लिखना है, y को x लिखना है। तो a इनवर्स x क्या आ जाएगा, x - 1/3। यही प्रोसेस अप्लाई करना है, तुम लोग का इनवर्स फंक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को y के फॉर्म में लिखना है। फिर x एक लेफ्ट साइड होगा, बाकी सारा चीज हमें क्या करना है, राइट साइड ट्रांसफर कर देना है। तो फिर उसके बाद x और y को क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज करके लिख देना है। x को y लिख देना है, y को
एक्स लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे करके हम लोग इनवर्स फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब रहा कि इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है वो भी बता देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ए में वैल्यू है 2, 5, 9, 11। 2, 5, 9 और 11, ठीक है। बी में लिखो वैल्यू है 7, 16, 28 और 34। अब इसका मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सेट ए, इसमें लिखेंगे 2, 5, 9 और 11। फिर सेट बी, इसमें लिखेंगे 7, 16, 28 और 34, ठीक है। अब फंक्शन मान लो कुछ ऐसा है, एफ सच दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये पहला हो गया हम लोग का एफ सच दैट ए टू बी, ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो फिर अगर मैपिंग के हिसाब से आंसर लिखना चाहे तो 2 इनपुट देने से कितना मिलेगा, 3, 7। तो 2 देने से क्या मिलेगा, 7। अच्छा, अगर 5 देते हैं तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। अगर 9 दे रहे हैं तो 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 28। और अगर 11 दे रहे हैं तो 11 इंटू 3 33, 33 प्लस 1 34, ठीक है। हाँ, ये 1 to 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर और एक सर्कल होगा। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा, अब देखो इनवर्स फंक्शन पढ़ो समझ में आएगा। क्या लिखा था, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट, बोल रहे ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जो कि अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। सच दैट, लेकिन वो इनवर्स फंक्शन कब होगा, बोल रहा है कि तब होगा फॉर प्री इमेज एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स और वाई। बोल रहा है प्री इमेज एक्स, तो प्री इमेज क्या क्या है, 2, 5, 9, 11। बोल रहा है फॉर प्री इमेज एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स और वाई। मतलब ये अगर हम इनपुट देते हैं, ठीक है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये देने पे, ये देखो मतलब इनवर्स फंक्शन करने पे ये देखो, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब इसको ए लिखेंगे क्योंकि ए में ये सब एलिमेंट है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम 2 आउटपुट पाना चाहते हैं, 2 सॉरी 2 इनपुट देने से मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 7, ठीक है। यहाँ पर फॉर प्री इमेज का मतलब क्या था, input set x value of function is f of x or y. Now if all make function defined from b to a such that f of y gives x, f of y का मतलब आउटपुट, आउटपुट हमें क्या देगा, मतलब ये है कि अगर अब हम लोग 7, 16, 28 और 34 को एज ए इनपुट देंगे तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 2, 5, 9, 11 इनपुट मिलेगा। अब वो देखो चेक करके बता रहे कैसे करके समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। सबसे पहले तुम लोग इस फंक्शन को जैसे मैंने अभी सिखाया इनवर्स फंक्शन बनाओ, तब ये वाला पॉइंट समझ जाओगे। बनाओ इनवर्स फंक्शन, ये बना सकोगे ना इनवर्स फंक्शन, 3x प्लस 1 अभी सिखाया। क्या करने बोला मैंने, बोलो। हम्म, तो पहले लिखोगे y इक्वल टू 3x प्लस 1, फिर क्या करोगे, x का वैल्यू निकालोगे। तो 3x क्या हो जाएगा, y माइनस 1, तो x क्या हो गया, y माइनस 1/3। तो एफ इनवर्स कितना हो गया, हाँ इसको इंटरचेंज भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो y इक्वल टू x माइनस 1/3 है, আমি করিনি ভুলে গেছি। एफ इनवर्स y हो गया x माइनस 1/3, ठीक है। तो x का मतलब क्या है, क्या इनपुट दोगे बोलो, x का वैल्यू क्या है, a मेरा x का वैल्यू है, तो अगर हम x का वैल्यू क्या देंगे, 7 देंगे। अच्छा सॉरी, एफ इनवर्स एक्स ही लिखना पड़ेगा ना इसे।
एफ इनवर्स क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस 1/3 आएगा। तो मुझे एक्स ही इनपुट में देना है, तो अगर हम 2 देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया सर। और 7 देंगे, हाँ 7 देने से मेरा कितना आ जाएगा 2, 16 देने से 5, 28 देने से 9, 34 देने से 11। तो इसका मतलब ये हो गया एफ इनवर्स बी टू ए, ये वाला फंक्शन बी टू ए हो गया। एफ इनवर्स एफ इनवर्स एफ इनवर्स एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनवर्स फंक्शन में क्या हुआ, मेरा जितना भी ऑल, ये देखो फॉर प्रीमेज एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वाई, अगर हम प्रीमेज डाल रहे हैं तो प्रीमेज मेरा क्या है, हाँ ये डालने से मेरा क्या निकल के आएगा, y का वैल्यू निकल के आएगा। नाउ इफ ऑल मेक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू a सच दैट f ऑफ y गिव्स x, तो अगर f ऑफ y हमें x दे रहा है, then this another function is inverse and denoted by f inverse. This is applicable only for bijection function। अब ये bijection कैसे हुआ, bijection में दो चीज था, हाँ तो क्या ये 1 to 1 हो रहा है, हो तो रहा है, डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट, और ये ऑन टू हो रहा है। ऑन टू का मतलब क्या है, सबका जोड़ीदार होगा, तो फिर ये क्या हो गया ऑन टू। तो इसका मतलब बाइजेक्शन का भी हमें एक एग्जाम्पल मिल गया। ये क्या फंक्शन हो गया, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, इसको बाइजेक्टिव बोल रहा है, ठीक है, बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव, बाइजेक्शन भी बोल सकते हो, एक ही बात। बाइजेक्शन बाइजेक्टिव दोनों बोला जाता है, बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन। अच्छा और एक एग्जाम्पल दे, ये लिखे हो या रह गए, लिखो लिखो। अच्छा अब एक और एग्जाम्पल जिसमें तुम लोग इनवर्स फंक्शन बना के दिखाओ। ए इक्वल टू है 2, 3, 5 और 7, बी है 10, 15, 25, 35 और 40, एफ ऑफ एक्स है 5x, ठीक है। तो ड्रॉ भी करेंगे, मतलब मैपिंग भी करेंगे हम तो ए बी, इनवर्स फंक्शन में हमें ए बी और उसके बाद फिर से क्या बनाना होता है ए, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 10, 15, 25, 35 और 40। 2 देने से 10 आ जाएगा, 3 देने से 15 आ जाएगा, 5 देने से 25 आ जाएगा और 7 देने से 35 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का एफ फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ इनवर्स, तो पहले इनवर्स फंक्शन निकालो। एफ ऑफ एक्स है 5x, वाई इक्वल टू 5x, ठीक है, 5x इक्वल वाई, तो x इक्वल टू क्या है, अब हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू x/5, जो कि हम लोग का हो गया एफ इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा x/5, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 10 देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, एफ इनवर्स। और 15 देने से 3 और 25 देने से 5 और 35 देने से 7, ठीक है। अच्छा तो ये, हाँ तो इसका मतलब ये मेरा 1 to 1 हो रहा है, लेकिन
हाँ 1 to 1 हो रहा है, बट ऑन टू नहीं हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं, तो फिर ये नॉट बाइजेक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि इनवर्स है तो बाइजेक्टिव होगा ही, ऐसा बात भी नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, ऑन टू और 1 1। तो क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, तो ये इनवर्स तो हो जाएगा, कोई फंक्शन का इनवर्स तो निकल जाएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि वो बाइजेक्टिव हो। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बाइजेक्शन फंक्शन है, মানে ইনভার্স ফাংশন বাইজেকশন ফাংশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে, কিন্তু সব ইনভার্স, হ্যাঁ ठीक है। मतलब अगर बाइजेक्टिव है तो वो इनवर्स होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये, हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे 7C का ही है, मतलब एक्सरसाइज का, हम और दिखा नहीं रहे, खुद लिख दे रहे, तुम लोग ये करके मुझे बताओ कि ये दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन कितना हो। सेवन सी का क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन देखना चाहते हैं? चला गया 7C, ना बी, सी 25। हम्म। वन माइनस एक्स, मैंने ऑप्शन ए। देखते, एफ ऑफ एक्स पहले लिखो, y इक्वल टू 1 - x। अब y इंटू 1 - x इक्वल 1, तो y - y x 1 हो गया। ठीक है, अब y कॉमन ले लेते हैं, नहीं y तो कॉमन लिया हुआ है, x को इधर रखेंगे, -y+1, तो x हो जाएगा -y+1 डिवाइडेड बाई -y। तो ये y इक्वल टू x - 1/x, मतलब ऑप्शन बी होगा। भूल হয়েছে তাহলে, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। শুধু কি করে এলো ওটা, মানে নিচের এক্সটা কেন এলো না?
हुआ ये वाला समझ में आया? ठीक है, फिर इतना ही करते, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स नहीं कंप्लीट किया, इसके बाद तो लिमिट है इसी चैप्टर में, इसमें और दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन उसके बाद ठीक है।